जय हिंद। इस क्लास में हम लोग प्रस्तावना के बारे में समझेंगे, क्या होता है प्रियम्बल, उसी के बारे में समझेंगे और अगले 15 मिनट में प्रस्तावना आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है, तो देखिए प्रस्तावना स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुत्ता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुक्ल संवति संवत 2006 विक्रम को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रस्तावना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब समझते हैं। ठीक है, देखिए प्रस्तावना को ना संविधान की कुंजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। एक एक पॉइंट याद करते हुए चलिए, कुंजी कहते हैं। ठीक है, कुंजी मतलब होता है चाबी। यदि आपको संविधान को समझना है तो प्रस्तावना की भाषा को समझिए। ठीक है, यानी कि प्रस्तावना की भाषा आप समझ लेंगे। कम समय में संविधान को समझना है तो प्रस्तावना की भाषा को समझिए, आपको संविधान समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। ठीक है, लेकिन पूछेगा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तब लिखिए आर्टिकल 32। ठीक है, देखिए दोनों में अंतर है। क्वेश्चन पूछेगा कि किस भाग को, ठीक है, संविधान की आत्मा कहते हैं, तो भाग यानी कि प्रस्तावना। ठीक है, किस वाद में इसको भाग माना गया था, किस वाद में इसको नकार दिया गया था, इसको हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल किस भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं? प्रस्तावना को। किस अनुच्छेद को कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहते हैं और अनुच्छेद 32 को ही मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है ना, इसके तहत 5 तरह की रीट जारी होती है: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। ये हम लोग रीट याचिका के बारे में समझ चुके हैं। ठीक ना, अगर आपको रीट याचिका नहीं समझ में आता तो इस चैनल पे समझाए, उसमें बताएं कैसे रीट जारी होता है, किसके खिलाफ जारी होता है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, संविधान विशेषज्ञ थे यह ने पालकीवाला। कौन थे? पालकीवाला। इन्होंने पालकीवाला, संविधान विशेषज्ञ पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा देते हैं। क्या कहते हैं? परिचय पत्र। ठीक है, परिचय पत्र की संज्ञा दिए थे। तो इतना आप बेसिक एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ठीक ना, संविधान की कुंजी, आत्मा, आर्टिकल 32 और संविधान में, ठीक ना, प्रस्तावना को परिचय पत्र की संज्ञा किसने दिया था? तो यह ने पालकीवाला। देखिए संविधान सभा में, ठीक ना, संविधान सभा में जो प्रस्तावना थी, प्रस्तावना प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी यानी कि पेश करने की जिम्मेदारी दिए गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946, डेट याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्तुत किया। क्या उद्देश्य प्रस्तुत किया और यही उद्देश्य आगे चल के कहलाया उद्देशिका। क्या कहलाया? उद्देशिका। तो ये इतना आप याद रखिएगा कि संविधान में, ठीक ना, प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। ठीक ना, उद्देशिका संविधान सभा में किसने प्रस्तुत की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि प्रस्तावना किस देश से लिया गया। ठीक ना, ये भी तो पूछता है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? यूएस से। इसकी भाषा कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया। ये दोनों एकदम नोट करके एकदम माइंड में बैठा लीजिए क्वेश्चन। यदि आप प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। प्रस्तावना, ताव में कौन रहते हैं? अमेरिका वाले। तो प्रस्तावना, ताव में अमेरिका वाले। भाषा यानी कि प्रस्तावना की भाषा, यदि पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। दोनों याद हो गया कि नहीं? ताव में कौन रहते हैं? अमेरिका, भाषा ऑस्ट्रेलिया। दोनों एकदम रिलेट करके इसको समझिए। ठीक ना, भाषा कहाँ से है इसकी? ऑस्ट्रेलिया से और प्रस्तावना अमेरिका से। अब समझते हैं कि 1960 में, क्या 1960 में एक वाद आया था। वाद मतलब होता है, ये देखिए संविधान में केस को वाद कहते हैं। ठीक ना, तो 1960 में आया था बेरूबारी वाद। कौन सा? बेरूबारी वाद।
देखिए बेरूवारीवाद में सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानने से इनकार कर दिया था, ठीक ना। इस वाद में कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। इन दिस क्लियर माई पॉइंट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। देन 1973 में एक और वाद आया, केशवानंद भारती बनाम केरल, केशवानंद भारती, ठीक है। जब यह वाद आया था सुप्रीम कोर्ट में, थोड़ा से एक पॉइंट यहाँ पे आप थोड़ा से याद करिए या समझिए, आप अगर जानते तो भी अच्छी बात है, नहीं जानते तभी देख लीजिए। आर्टिकल 137 में रिव्यू की चर्चा है। रिव्यू मतलब होता है पुनर्विलोकन, ठीक ना। क्या होता है पुनर्विलोकन, इसका मतलब ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक ना। 137 में लिखा है पुनर्विलोकन। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट अपने दिए गए फैसले को पुनः बदल सकती है, यानी कि दोबारा बदल सकती है, अपने दिए गए फैसले को पुनः बदल सकती है। ये आर्टिकल 137 में इसका उल्लेख है। तो 1973 वाद में यानी केशवानंद भारती बनाम केरल वाद में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 137 का प्रयोग करते हुए बेरूबारी केस को पलट दिया। और इस वाद में केशवानंद भारती बनाम केरल वाद में इसने कहा था सुप्रीम कोर्ट कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है बल्कि यह संविधान की आत्मा है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया था, तो लगाइएगा केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 में। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह भाग के साथ साथ, ठीक है, संविधान की आत्मा है और आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। आर्टिकल 368 के तहत इसमें संशोधन भी किया जाता है, लेकिन इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है यानी कि मूल ढांचा को संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके जस्ट 3 साल बाद, ठीक है, यानी कि 1973 में यह वाद आया, इसके जस्ट 3 साल बाद इसमें पहली बार संशोधन भी कर दिया गया था। कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। तो याद रखिएगा संविधान प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो एक बार। कौन सा 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। इसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए थे, कौन कौन सा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता अखंडता। प्रस्तावना में यानी कि मूल प्रस्तावना में यह शब्द नहीं थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता, ठीक है। हम इस शब्द को आगे समझेंगे प्रस्तावना में, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ से अगर परीक्षा में आ रहे हैं तो आई होप कि आप लोग बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए समाजवाद का क्या मतलब होता है, इसको हम लोग समझते हैं। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एक होता है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। तो देखिए समाजवाद का क्या मतलब होता है। देखिए समाजवाद का मतलब होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सरकार है, यह गरीबों को भी ध्यान में रखते हुए देश का क्या है सतत विकास करेगी, ठीक है। तो गरीबों को भी ध्यान में रखेगी, गरीबों को ध्यान में रखेगी, ठीक है। जैसे कि देखेंगे पूंजीवादी व्यवस्था में अमीर लोगों को कहीं जाना रहेगा तो प्लेन से चले जाएंगे, ठीक है। यह पूंजीवादी व्यवस्था है। लेकिन हमारा देश क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य हमारा देश समाजवादी भी है। तो समाजवादी में सरकार को गरीबों को भी ध्यान में रखना है। तो सरकार देखते हैं राशन वितरण कराती है, ट्रेन चलवाती है, किसके लिए चलवाती है, मिडिल क्लास गरीब लोगों के लिए। तो समाजवाद का मतलब यही है। अब समझते हैं क्या होता है पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष। तो देखिए पंथ निरपेक्ष, देखिए पंथ निरपेक्ष और एक होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष एकदम बहुत बेसिक अंतर है, इसमें ध्यान से समझिएगा। देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्म और राजनीति से अलगाव, एकदम धर्म और राजनीति से अलगाव। जैसे यदि कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है, सपोज दैट कोई व्यक्ति पीएम सीएम किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा है, तो वह धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे किसी की भी गवर्नमेंट हो, यदि संवैधानिक पद पर बैठा है तो आप देखते होंगे
हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट क्या हस्तक्षेप नहीं करेगी। और आर्टिकल 25 से 28, ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 में कहा भी गया है, क्या कहा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 कहा गया है कि नहीं, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब है धर्म और राजनीति से अलगाव, कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब समझते हैं धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म के मामले में तटस्थ रहना, ठीक है, धर्म के मामले में तटस्थ, धर्म के मामले में तटस्थ। इसका मतलब क्या होता है, तो समझिए, ठीक है, धर्म के मामले में तटस्थ, यानी कि राज्य का अपना कोई अलग से धर्म नहीं होगा। नहीं समझे, फिर से समझे। इसमें कहा गया है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा। जैसे इंडिया यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं, राज्य का कोई अपना अलग से धर्म नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष है, सभी धर्मों को लेकर चलता है, ठीक, क्या है, भारत एक पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। अब समझते हैं प्रभुत्व मतलब क्या होता है। हमारे प्रस्तावना में प्रभुत्व का चर्चा है कि नहीं, प्रभुत्व, ठीक ना, प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये होता है कि हमारे ऊपर किसी विदेशी शक्ति का दबाव नहीं है, यानी कि हम आंतरिक मामले और बाह्य मामले, आंतरिक मामला और बाह्य मामलों के बारे में निर्णय लेने के लिए क्या सक्षम है हम लोग, ठीक है, यानी कि आत्मनिर्भर है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे प्रस्तावना को, ठीक है। इसमें जो है हमारे प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं, तो न्याय भी समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए, हमारे प्रस्तावना में न्याय 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तो सामाजिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। यह इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक 3 प्रकार के न्याय है। पूछेगा किस क्रांति से प्रेरित है, तो रूस की क्रांति। कौन सी क्रांति, रूस क्रांति। रूस की क्रांति कब हुई थी, तो 1917 में। रूस की क्रांति कब हुई थी, 1917 में। यहाँ से लिया गया हमारे प्रस्तावना में न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। पूछेगा कि हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की, ये भी तो पूछ सकता है। स्वतंत्रता हमारे संविधान, हमारे प्रस्तावना में कुल 5 प्रकार के। कौन कौन से, तो आइए समझते हैं। अभिव्यक्ति, ठीक, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये देखिए 5 प्रकार की हमारी क्या हो गई, स्वतंत्रता। क्या है, स्वतंत्रता किस क्रांति से प्रेरित है, तो ये भी लिख लीजिए, फ्रांस की क्रांति से। ब्रैकेट में भी लिख दे रहे हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई, तो 1789, ठीक है। तो ये जो बेसिक पॉइंट है आप इसको याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। न्याय 3 प्रकार के है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा समानता कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की है, एक है आपका अवसर, और दूसरा है आपका प्रतिष्ठा। अवसर और प्रतिष्ठा, ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, अवसर और प्रतिष्ठा। देखिए, समानता पूछेगा कितने प्रकार की है, तो अवसर और प्रतिष्ठा। न्याय पूछेगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता पूछेगा तो हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता 5 प्रकार की है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक है। तो ये क्या प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं एग्जाम में यही चीज़ पूछे जाते हैं। पूछेगा कि प्रस्तावना में कितने पहली बार संशोधन, यानी कि कितने बार संशोधन हुआ है, तो 1 बार। 42वां संविधान संशोधन 1976। क्या मूल प्रस्तावना, मूल संविधान में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता, अखंडता था, तो नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया। किस वाद में प्रस्तावना को जो संविधान का भाग नहीं माना था, तो बेरुबारी वाद में। और किस वाद में यह कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं गिराया जाता, यानी मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल। एक चीज़ और याद रखिएगा, केशवानंद भारती वाद अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी, इसमें कुल 13 जज बैठे थे, ठीक है। केशवानंद भारती वाद में कुल 13 जज बैठे थे, जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी। तो यह क्या था,
प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी सारे पॉइंट व्यू से पूछने वाले क्वेश्चन, बार बार परीक्षा में प्रस्तावना से आने वाले क्वेश्चन सब आपके सामने रख दिए। अगर आपको याद है तो आप यकीन मानिए कि प्रस्तावना से एक भी क्वेश्चन नहीं बकेगा। यदि आप संविधान का अगर कहीं भी देखेंगे, प्रस्तावना से जितने भी क्वेश्चन आए हैं यहीं से आए हैं, ठीक है। तो यह क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।